क्या लोगों के अंदर कानून का डर खत्म हो चुका है या कानून की रिस्पेक्ट ही नहीं है? बहुत कोल्ड ब्लडेड हो चुके हैं लोग। न्यायालय है हमारा, ये इतना स्लो कैसे चल रहा है? जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये एक पोजीशन पे होने के बाद चीफ जस्टिस को ऐसा कुछ बोलना चाहिए। कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और कॉकरोच कौन है? गंदे नाली में पैदा होने वाले कीड़े। हिसाब से सबसे बुरी दर्दनाक सजा क्या मिलनी चाहिए उनको? बीच चौराहे पे फांसी की सजा। गरीब को जल्दी न्याय मिलता है या फिर अमीर को जल्दी न्याय मिलता है? जितना आपके पास पैसा होता है उतना आप अपने लीगल केसेस में इन्वेस्ट कर देते हो। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो 18 साल के भी नहीं हुए, पेरेंट्स उन लोगों को बाइक्स दे देती है, कभी कार दे देती है और वो बच्चे लोग कुछ ना कुछ एक्सीडेंट कर देते हैं। पेरेंट्स के लिए कोई एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या भारत में न्याय सबके लिए समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे कलाकारी टॉक्स में। आज हमारे बीच मौजूद है अ यंग डायनामिक पर्सनालिटी एडवोकेट कुश खंडेलवाल, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं और पिछले 13 वर्षों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनकी एक संगठन है जिसका नाम है हिंदू टास्क फोर्स, जिसमें ये हिंदुत्व के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे हिंदुत्व के लिए अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, मैं देखा जा रहा है कि आज देश बहुत तरक्की कर रहा है और हम सब आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका योगदान है इसमें। पर हमारा जो न्याय अधिकार है और जो न्यायाधीश है, न्यायालय है हमारा, ये इतना स्लो कैसे चल रहा है? किसी क्राइम को और किसी पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है ढंग से? जो पीड़ित हैं वो उसको 5-5 10-10 साल लग रहे हैं। तो हमारी ये जो न्याय अधिकारी लोग हैं, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारा लॉ ही स्लो है? बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होंगे। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी देश की पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ से, उसके साथ साथ फिर हमें ये देखना चाहिए कि इतने बड़े पॉपुलेशन में उसके कंपेयर में जजिस की स्ट्रेंथ कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। जैसे और जो प्रोसीजर है, जैसे जैसे आप अगर अपना पहला केस जो फाइल करोगे, भले वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो या मैट्रिमोनियल केस हो, तो वो पहले नीचे के लोअर कोर्ट में जाएगा। लोअर कोर्ट में भी जब वो जाएगा तो उसमें जो अलग अलग प्रोसीजर्स है उसमें करने के लिए पहले पिटिशनर जो है वो अपना जो है एविडेंस देगा, फिर उसमें रिस्पोंडेंट्स अपना एविडेंस देगा। क्रिमिनल मैटर है तो उसमें ट्रायल कोर्ट में पहले जो है प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा। तो ये सारे प्रोसीजर्स लेवल है। और उसके बाद फिर वो ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में लेना चाहिए। और देरी की बात ये है कि हाँ, कई केसेस में ऐसा है कि जो सरकारें हैं जो है जितनी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, जितना सीरियस ऑफेंस है, उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी को सरकार ने एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर 53 डेज में जो है ट्रायल का जो है निर्णय आया है, जजमेंट आया है। और फांसी की सज़ा भी हाल ही में नागपुर के केस में जो है कोर्ट ने सुनाई है। तो अगर कोई केस में कोई व्यक्ति है जो मुजरिम है, उसको एक सज़ा मिलने के लिए, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी सज़ा मिलने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो जो पीड़ित हैं, तो ये उसके साथ न्याय हुआ? अगर सब कुछ है फिर भी उसको 5-10 साल लग रहा है? ये आपकी इस प्रश्न से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि क्या है, लॉ में कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो हाँ, जहाँ पर जस्टिस डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाइड के रूप में उसको देखा जा रहा है कि एक आदमी जो पीड़ित है उसको न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग जा रहा है, सारे एविडेंस होने के बावजूद? हाँ, सारे एविडेंस हो। क्योंकि क्या है कि पहले हमको ये समझना होगा कि क्रिमिनल कोर्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो चल रही है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि 99 कल्प्रिट्स में वॉक फ्री बट सिंगल इनोसेंट शैल नॉट बी कन्विक्टेड। तो इस प्रिंसिपल पे क्रिमिनल कोर्ट काम करती है कि जो हमारे पास में जो केस आया, तो ऐसा ना हो कि किसी इनोसेंट को सज़ा मिल जाए। इसके चलते वो हर पहलू को, हर एविडेंस को बारीकी से देखती है। और जिस तरह से, जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में जो कोर्ट केसेस फाइल हो रहे हैं, एक ट्रायल कोर्ट में एक क्रिमिनल जज के सामने अगर आप बोर्ड देखोगे, कभी आप अगर ट्रायल कोर्ट में जाओगे, उनके बोर्ड अगर आप देखो 150, 200 मैटर्स उनके बोर्ड पर रहते हैं। तो
इसके कारण भी जो है बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है, हर एक को सुनना होता है, हर एक के वो प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, सारे एविडेंसेस देखने होते हैं। कई बार अगर समझो एक कोई ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस, मर्डर का हो या चीटिंग का हो या रेप का हो, अगर उसमें अगर विटनेसेस समझो 50 विटनेसेस है, तो हर एक विटनेसेस को कॉल करना, उसके लिए वो समन निकलता, कई बार विटनेसेस नहीं आते, कई बार विटनेसेस को समन्स पहुंच जाता है फिर भी वो अपियर नहीं होते कोर्ट में। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण डिले हो जाता है। लेकिन हाँ, कि बहुत ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस जो रहता है, जहाँ पर माइनर बच्ची के साथ ब्रूटल रेप और मर्डर होते हैं, ऐसे मामले में सरकार जो है एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करती है। और बट आपने अभी कहा कि इनोसेंट को सज़ा ना मिले करके, बट कुछ केसेस ऐसे भी है कि इनोसेंट 5 साल 6 साल के बाद पता चलता है कि वो बंदा इनोसेंट और वो जेल में उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा भी बहुत से केसेस हुए जहाँ पर उसके ऊपर एक निर्दोष के ऊपर केस भी लागू हो जाता है, और केस फाइल होने के बाद ट्रायल चल रहा है और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर में जेल में भी रह रहा है, और जेल में रहने के बाद जो है 5 साल लग जाते हैं उसको ये बताते हुए कि मैं इनोसेंट था। तो इस मामले में भी है कि मालिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उसके पास अधिकार है कि वो एक डैमेजेस के लिए जो है सूट फाइल कर सकता है। लेकिन हाँ, अनडाउटेडली जितना समय उसने जेल में गुजारा, तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेते हुए भी उसके साथ अन्याय तो बिल्कुल हुआ है। हमारे देश का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ना ही बेटी बच रही है, ना ही बेटे बच रहे हैं। तो क्या लोगों के अंदर कानून का डर खत्म हो चुका है, या कानून की रिस्पेक्ट ही नहीं है? आज देखेंगे तो हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे एक पुणे में इंसिडेंस हो गया था, तो वो अभी मैंने थोड़ी दिन पहले उसका वीडियो देखा, वो लड़की का। वो लड़की ने ऐसे मीडिया में ऐसा फिंगर दिखा दिया, मिडल फिंगर दिखा दिया। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि या तो वो डर ही नहीं है कानून का, या इज्जत ही नहीं है कानून की। तो ऐसे क्यों ये यंग जनरेशन ऐसा क्यों कर पा रहा है? बहुत कोल्ड ब्लडेड हो चुके हैं लोग, मतलब किसी को किसी की जान लेने से पहले बिल्कुल विचार भी नहीं कर रहे। जैसे अगर आपने ये जो पूना का इंसिडेंट का जो बोला, जो सिया गोल का जो केस है, केतन अग्रवाल का जो मर्डर केस है, इस पे आने से पहले एक जो उसके बाद ही 1 हफ्ते बाद जो हमारे लोकल ट्रेन में जो यस यस। जो मर्डर का जो केस हुआ, वो एक दरवाजे बंद को लेकर हुआ, और बारिश आ रही थी, दरवाज़ा बंद करने का कहा, उसमें उन दोनों के बीच में क्वेरल्स हो गया और उसने अपने बैग से चाकू निकाल के उसको मार दिया। तो मेंटल से मतलब किसी की जान लेने से पहले भी मतलब कोई विचार कर नहीं रहा, तो मतलब ये मेंटल स्टेट कहाँ ये युवा पीढ़ी जा रही है, ये भी देखना होगा। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है, वो सिया गोयल को बेल मिल जाएगी, छूट जाएगी, या फिर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? और वो जो उसके साथ जो वो लड़का है, जो चेतन नाम का जो लड़का है, वो भी उसके साथ सहभागी है, या ये फुल प्लान मर्डर प्लान है, या फिर सच में ये लोग को छूट जाएंगे ये लोग? ऐसा है कि ये फुल प्रूफ मर्डर प्लान है कि नहीं है, तो एज अ लॉयर जब तक मैं चार्जशीट ना पढूं तो मैं उस पर कोई अपना कमेंट नहीं दे सकता कि इस केस का फेट क्या होगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे मामले को लेकर अपना एक एक्सपर्टीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जैसा कि ये केस है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर केस है, क्योंकि इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है जिसने देखा हो सिया गोयल को वहाँ से धक्का देते हुए। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जब प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टैब्लिश करना रहता है, तो बहुत से फैक्टर्स मायने रखते हैं। इस केस में अगर हम देखा जाए तो इसमें एक चेतन चौधरी नाम का जो लड़का है वो गिरफ्तार हुआ है, और पुलिस का ये दावा है कि सिया गोयल का चेतन चौधरी के साथ जो है लव रिलेशनशिप है, और एंगेजमेंट के बाद भी उसका वो कंटिन्यू था, और उसके इस लव अफेयर के चलते शी डिडंट वांट टू मैरी दिस केतन अग्रवाल, और इसी के चलते जो है उसने इसमें केतन अग्रवाल को जो है लोहरगढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया। अब धक्का देने का लेकर कोई आई विटनेस है नहीं। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने प्रेस में जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये बताया कि जब वो लोहरगढ़ फोर्ट के जो सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने प्रोक्योर किए, तो वहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद चेतन और सिया जब आगे चल रहे थे, तो पीछे एक लड़का हुडी पहनकर जो है उनको फॉलो कर रहा था। तो पुलिस ने यहाँ पर पुलिस को एक सस्पिशन पैदा हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस में कोई इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। तब जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है मर्डर
इन्वेस्टिगेशन में डाइवर्ट हुई और फिर उन्होंने जो है सिया गोयल के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ देखे और तब उन्होंने जो है चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। अब यहाँ पर जब अगर उनको एक मर्डर केस के तौर पर उन्हें अपना केस जो प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना होगा तो पहले तो उन्होंने अपना मोटिव दिखाना होगा। दूसरा, यहाँ पे कोई मर्डर वेपन नहीं है, यहाँ पर जो है मारने का प्रोसिक्यूशन दावा ये कर रही है कि उसको ऊपर से धक्का दिया। तो मोटिव क्या? तो चेतन चौधरी के साथ उसका लव अफेयर। तो अब पुलिस को यहाँ पर यह साबित करना होगा कि एंगेजमेंट के बाद भी सिया का उस चेतन चौधरी के साथ लव रिलेशन चल रहा था, उसके रिलेटेड उनके पास एविडेंसेस क्या है, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके चैट्स या उनके कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स, कोई वीडियोस उनको मिल रहे हैं कि वो एंगेजमेंट के बाद भी उनका लव रिलेशनशिप कंटिन्यू है। और सिर्फ लव रिलेशनशिप कंटिन्यू होने से ही गुनाह साबित नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनको ये भी साबित करना होगा कि जो हुडी में वो व्यक्ति था, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि वो हुडी उस व्यक्ति ने इस तरह से पहना था कि उसका फेस जो है वो एक्सपोज नहीं था। किसका फेस एक्सपोज नहीं था? तो चेतन चौधरी का। तो अगर उसका फेस एक्सपोज नहीं था तो पुलिस के लिए अब ये चैलेंजिंग टास्क है कि उनको ये बताना होगा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चेतन चौधरी उस फोर्ड पर मौजूद था। तो वो कैसे होगा? उसके जो टावर जो है, मोबाइल टावर, उसका जो मोबाइल का जो उसका जो GPS। हाँ, जो लोकेशन है, टावर का लोकेशन, उस टावर के लोकेशन से और उनके उसके और सिया के बीच में जो कॉल रिकॉर्ड्स हुए होंगे, जो कॉलिंग्स हुई होगी, तो सीडीआर डेटा, अगर उस सीडीआर डेटा में उसका चेतन चौधरी का जो कॉल है, जो फ़ोन है, वो सिम कार्ड अगर उस नियरेस्ट टावर का मिलता है तो एक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चेतन चौधरी वहाँ मौजूद था। दूसरा कि यहाँ पर इन्होंने ऑफेंस कैसे कमिट किया मर्डर का? तो धक्का दे के किया। तो अब धक्का देने में भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखता है कि वो धक्का किस तरह से दिया गया है, सामने का पुश है या पीछे से उसको पुश किया गया है, ठीक है। और अगर सामने का पुश है तो उसके बॉडी पर कुछ ऐसे मार्क्स थे क्या? बॉडी पर जब पोस्टमार्टम हुआ तो पीएमआर रिपोर्ट में ऐसा कुछ मिला है क्या जिस पर बॉडी पे कुछ मार्क्स मिले धक्का देने को लेकर भी? दूसरा कि धक्के देने में अक्सर ये देखा जाता है वो फॉल अलग हो जाता है। जब एक आदमी स्लिप होकर गिरता है तो स्ट्रेट डाइव जाता है 90 डिग्री का, और एक अगर धक्का देकर किसी को मारा जाता है तो वो डिस्टेंस थोड़ा कवर हो जाता है, वो स्ट्रेट डाइव नहीं होता है, वो थोड़े डिस्टेंस पे गिरता है। तो जो जहाँ पर उसकी बॉडी मिली और जो हिल है जिस एज से उसको धक्का दिया गया उसमें कितना डिस्टेंस है, वो स्ट्रेट डाइव जा रहा है या उसका एंगल बदला गया है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत मायने रखेंगे इस केस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो चैलेंजिंग टास्क तो है। इसके लिए जब तक हम चार्जशीट ना देखें तो हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस तरीके से परिवार के भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सिया के भी जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो उसके क्लब्स के और ये सारी चीज़ें, और जहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो उस अफेयर को लेकर भी बोल रही है, तो ये सारे उसके एक कैरेक्टर बिल्डअप तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर बिल्डअप करना ही उस गुनाह को साबित कर देता ये भी नहीं हो सकता। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उस गुनाह को कमिट करने में किस तरह से सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस को खत्म होते हुए कितना टाइम लग जाएगा, आपको क्या लगता है? इस केस में तो ये जल्दी हो जाएगा, फास्ट ट्रैक क्योंकि पे। हाल ही में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये ऐलान किया है और लॉ मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन भी दिया है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा। और साथ साथ में जो है हमारे राज्यसभा एमपी एडवोकेट उज्जवल निकम जी को जो है इसमें स्पेशल पीपी भी अपॉइंट किया है। तो इसमें जो है जल्द से जल्द ये केस का निर्णय सामने आ जाएगा। अभी जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे जेनजीज और जो यंग जनरेशन है वो हर्ट हो गई थी। बोला था कि ये तुम सब इंसेक्ट जैसे हो, कॉकरोचेस जैसे हो करके। तो उस वजह से एक पूरी कम्युनिटी खड़ी हो गई कॉकरोच जनता पार्टी करके। तो ये एक पोजीशन पे होने के बाद चीफ जस्टिस को ऐसा कुछ बोलना चाहिए क्या? ये सही है? जब ये कमेंट आया तब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, इनके पास एक पिटीशन फाइल की थी, वो भी एक लॉयर ने की थी। और वो पिटीशन जो था वो लॉयर अपने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए उसने पिटीशन फाइल की थी। और उस हियरिंग के दौरान ही फेक लॉयर्स को लेकर जो है एक आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था। और तब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट आया कि जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है दे आर कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स। तो ऐसा है कि पहली बात तो सीजेपी को मैं सपोर्ट नहीं करता,
उस पर आओ उसके पहले ये है हाँ कि आजकल न्यायपालिका में ये देखा जा रहा है कि जजेस अनवांटेड स्पीचेस भी बहुत वाइल हियरिंग अ केस बहुत किए जा रहे हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। एक जज का काम है कि उसके सामने जो पिटीशन आया, पिटीशन में क्या फैक्ट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, और पिटिशनर के तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स एडवांस हो रहे हैं और रिस्पोंडेंट के तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट एडवांस हो रहे हैं, उन दोनों को सुनने के बाद उसने अपना सिर्फ जजमेंट देना है। बट क्या होता है कई बार ये ह्यूमन नेचर है कि जजेस डाइस पर बैठने के बाद भी जो है अनवांटेड स्पीचेस और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक और ऐसा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने मध्य प्रदेश के एक खोजगराव विष्णु टेम्पल को लेकर एक कमेंट उन्होंने कर दिया था, जहाँ पर पिटिशनर ने रिस्टोरेशन ऑफ विष्णु आइडल को लेकर पिटीशन फाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई के मुंह से ये निकल गया कि ओनली विष्णु, लॉर्ड विष्णु कैन रिस्टोर हिज ओन आइडल। तो इसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, मिस इंटरप्रेट भी हुआ था उसको लेकर, लेकिन फिर वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। वो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो कंट्रोवर्सी के बाद जो है एक लॉयर, लीगल फ्रेटर्निटी से आने वाले एक लॉयर ने ही जो है जज पर जूता फेंका, जो कि मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि अगर लीगल फ्रेटर्निटी से अगर लॉयर्स ही ऐसा करने लगे तो समाज के मन में डर ही नहीं रहेगा कोर्ट्स का। बट ये प्रोवोकेशन क्यों हुआ ये भी हमें देखना होगा। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि अनवांटेड स्पीचेस जो होते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस, ये नहीं होना चाहिए। अब हम CJP पे आते हैं, तो CJP में इन्होंने रिटेलिएशन में अपने आप को कॉकरोच बता दिया युवा पीढ़ी ने, जो कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत भूमि जो है, भारतवर्ष की भूमि, ये वीर पुरुषों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। मेरी खुद की एक बेटी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी जब वो टीनेजर बने और वो रिटेलिएशन में अपने आप को कॉकरोच बताए, मैं तो चाहूँगा कि वो अपने आप को वीरांगना बनाए, और मैं उसे वैसे ही तैयार कर रहा हूँ। तो आपको रिटेलिएशन में कॉकरोच नहीं बनना था, आपको रिटेलिएशन में ये बताना था कि नहीं, हम शूरवीरों की भूमि है, हम वीरांगनाओं की ये भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे लोगों की ये भूमि है। और कॉकरोच कौन है? गंदे नाली में पैदा होने वाले कीड़े, इंसेक्ट्स है, जो पैरों से कुचले जाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे युवा पीढ़ी बनेगी? नहीं। तो ये क्या है, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये CJP है। और आप देख लीजिए उनको कितने फॉलोअर्स है, 22 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, यस। अगर 22 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब 2 करोड़ के करीब फॉलोअर्स, उनका अगर 1% भी बजो तो 1 लाख 2 लाख तो होते हैं। और 2 लाख पब्लिक भी नहीं, मतलब 2000 पब्लिक थे उनके फर्स्ट प्रोटेस्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है आपको सपोर्ट, ज़रूर है कि ग्राउंड लेवल पे भी वही सपोर्ट आपको मिलेगा। सर, मैं आपकी बात से एब्सोल्युटली सहमत हूँ। आपने जितना अच्छा आंसर दिया, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी ये आंसर होगा नहीं कि हमारा देश जो वीरों की भूमि है और तुम कॉकरोच बोलने पे कॉकरोच बन के आ रहे हो। तो एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया कि हमें कुछ कॉकरोच बोला तो कॉकरोच की तरह नहीं आना चाहिए था, हमें वीरों की तरह सामने आना चाहिए था। और जो यंग जनरेशन है, जो आप 20 मिलियन 25 मिलियन जितने भी हो, जो वो कॉकरोच जनता पार्टी है, तो मैंने देखा कि जब जंतर मंतर में हुआ था तो वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था, जितने फॉलोवर्स थे उतना भीड़ नहीं था। माइट भी ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने फॉलो किया, माइट भी उनका कुछ पहुँचना पॉसिबल नहीं था, पर मैंने कुछ लोगों को देखा था वहाँ पे, उनको कुछ पता नहीं है वहाँ पे क्यों आए हैं, वो बस भीड़ करने को आए हैं, बस इसलिए आए थे। तो हमारा जो यंग है, यूथ जनरेशन है, ये कुछ सोच रहा नहीं है, समझ रहा नहीं है, बस अपने डिसीजन ले पा रहा है। तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? शायद यही रीज़न है कि वो कुछ सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है आज की डेट में? आज का जो जनरेशन है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे, जिस तरह से जो इंस्टाग्राम चल रहा है, लोगों को कुछ भी चीज़ फैंसी लगती है ना, तो वो उसमें एंगेज्ड हो जाते हैं। उनको जिस तरह से वो, मैंने कई बार इनके रील्स देखे CJP के, जिस तरह से उनका वो जो रैप में जो उनके बैकग्राउंड में जो गाने चलते हैं, तो बस वो लोगों को एंगेजिंग लगता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, युवाओं को, तो वो उस पर जुड़ जाते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं होती है। कहीं भी आपको सरकार के डिसीजन के विरुद्ध अगर आपको प्रोटेस्ट खड़ा करना है, तो आपकी ग्राउंड पे कितनी पकड़ है उस पे मायने रखेगा। अब सोशल मीडिया पे 22 मिलियन फॉलोअर्स है, बट ग्राउंड पे जंतर मंतर में आपने देखा कितने लोग आए थे। पहले प्रोटेस्ट में जब वो अभिजीत दीपके जो इसका फाउंडर है, जब वो US से इधर आया, उसको लगा कि अरे लाखों की संख्या में आएंगे, लेकिन वैसा नहीं था। ग्राउंड रियलिटी अलग थी। कुछ 2-5 हज़ार लोग थे, उसमें भी 1000 तो पुलिस वाले थे उधर। तो ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। और दूसरी बात, फिर धीरे धीरे उस प्रोटेस्ट में कौन लोग जुड़ने लगे, LGBTQ कम्युनिटी आ गई,
फिर उसके बाद जेएनयू के वो अधेड़ उम्र के युवा आ गए जो हमेशा आजीवन जो है युवा बन के ही जेएनयू में पड़े हुए हमारे पैसों से, और वो डफली लेकर, उनका हमेशा के जो है डफली लेकर आज़ादी के नारे लगाने लग जाते हैं, वो लोग उस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। और इनका जो नीट का जो मेन जो मकसद जो था, मेन इनका मोटो जो था वो नीट को लेकर था, और वो नीट से भटकते भटकते कोई उनके प्रोटेस्ट में आने लग गया। तो ऐसा नहीं होता है, और युवाओं का क्या है कि कुछ भी थोड़ा एंगेजिंग लगता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने फॉलो करने में कितना ही सेकंड लगता है। आपके सामने अगर कोई पेज आ गया और आपको उसका कलर्स, उसके एडिटिंग उसके अच्छे लगे, आपने एक फॉलो दे दिया, उसको फॉलो दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ग्राउंड पे भी आ जाएगा आपके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए। ये वो ज़माना नहीं है आज़ादी के पहले का या आज़ादी के बाद का वो जो दौर जहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा होता था, लोगों में वो एक देशभक्ति को लेकर एक तड़प होती थी, जहाँ पर अगर एक कॉल करते थे बाला साहेब ठाकरे तो लाखों की संख्या में लोग जो है मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। ये वो समय नहीं है। आपको ये भूल है कि किसी ने 22 मिलियन फॉलोअर्स देख के वो इसमें आ गया इंप्रेशन में कि नहीं मेरे साथ पूरा युवा है, तो वैसी बात नहीं है। और आज कोई भी उनको ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए ना सरकार उनको ध्यान दे रही है, ना मीडिया उनको ध्यान दे रही है। वो एक फियास्को हो चुका है, फ्लॉप शो हो चुका है पूरा। वो एक मुझे लगता है तेज हवा थी और आई और चली गई। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चली गई। वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि सोशल मीडिया को ही उसने एक मूवमेंट समझ करके देश की युवा मेरे साथ है, यूथ पॉपुलेशन मेरे साथ है, उस गलत फहमी में वो उतर गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोटेस्ट में ना ही उतरे होते तो भी एक डर रहता सरकार के मन में, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट में उतर के अपनी असलियत बता दी कि हम क्या है। और वो जो अभिजीत दीपके, उसका तो बैकग्राउंड भी अगर आप देखो तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ उसका लिंक था, जो पहले वो सोशल मीडिया उसका स्ट्रैटेजिस्ट था, तो लोगों को पता चलता है। और जो सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स वगैरह दिख रहा है, मेरे को थोड़ी दिन पहले डेटा दिखा था कि मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स उनके पाकिस्तान, बांग्लादेश वहां से ही है। जी बिल्कुल, इंडिया से इतना है ही नहीं। जी बिल्कुल। मैंने भी ये डेटा देखा था जिसमें 9% फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया से थे, बाकी ओवरऑल जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो ग्लोबल ही थे, और ज़्यादा करके जो फॉलोअर्स, मेजर फॉलोअर्स जो थे वो पाकिस्तान से थे। तो पता चलता है ना कि और आपके लोग कितने साथ है वो ग्राउंड पे ही पता चलता है कि जब आप एक प्रोटेस्ट कॉल करते हो और कितनी संख्या में लोग आपके साथ इधर ग्राउंड पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यंग जनरेशन जो है वो कुछ भी वीडियो बनाता है और कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है और किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देता है। तो उन पे कोई कार्रवाई होती है कि या फिर उन्हें सॉरी बोल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होती है कि क्या होता है कि सोशल मीडिया जो है उसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देखा जाता है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पर, कि आप सोशल मीडिया पे अपने ये फंडामेंटल राइट का जो है फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट का एक्सरसाइज कर रहे हो और इसी के चलते आप सोशल मीडिया चला रहे हो। लेकिन बिल्कुल आपका जो फंडामेंटल राइट जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इट शुड नॉट एनक्रोच अदर पर्सनस राइट। तो उस तरह से देखा जाता है कि अगर आपका स्टेटमेंट, अगर आपका कोई भी, आपने कुछ भी ऐसा पोस्ट डाला जो मेरे राइट को या मेरे प्राइवेसी को या मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, ठीक है, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है। बहुत से एफआईआर्स भी हमने ऐसे लॉन्च किए हैं। एक एग्जांपल जैसे आश्रम वेब सीरीज थी जिसको लेकर मैं जोधपुर में जो केस उसके विरुद्ध लड़ रहा हूँ, तो वो भी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हुआ था। हाँ। और वो आज भी मैं केस लड़ रहा हूँ। फिर नेटफ्लिक्स इंडिया के विरुद्ध भी जो मैं केस लड़ रहा हूँ। तो ये सब जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के, तो डिजिटल है पूरा प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल कार्रवाई होती है। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह भी होने लगे हैं कि कुछ हम खरीदने जा रहे हो, कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है कि हमारे पैसे ले लेते वो लोग और हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, जब भी आपके साथ सोशल मीडिया पर अगर कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रॉड लिंक आ जाता है जिससे आपके पैसे के लिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करके अकाउंट को फ्रीज कराना है। अपने नियरेस्ट बैंक में तुरंत भागना है। अगर आपका बैंक दूर है, मतलब आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप तुरंत बैंक पहुंच सके, तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन के सबसे पहला काम आपको आपके अकाउंट को फ्रीज़ करवाना है। और फ्रीज़ करवाने के बाद जो है आपको सीपी ऑफिस या लोकल पुलिस स्टेशन, अगर लोकल पुलिस स्टेशन में अलग से साइबर ब्रांच नहीं है तो आप सीपी ऑफिस जाके जो है साइबर कंप्लेंट करके आप अपने जो है आपका जो भी पैसा फ्रॉड, ये जो स्कैमर्स है जिन्होंने ये आपसे ले लिया आपके खाते से, तो आप उसको वापस से जो है रिवर्स करवा सकते हो कंप्लेंट करके। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो 18 साल के भी नहीं हुए, पेरेंट्स उन लोगों को बाइक्स दे देती है, कभी कार दे देती है और वो बच्चे लोग कुछ ना कुछ एक्सीडेंट कर देते हैं। तो इसमें गलती कहाँ पे? पेरेंट्स की गलती है क्योंकि बच्चे तो छूट जाते हैं।
तो बच्चों को नाबालिग बोल के, पर पेरेंट्स को तो ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा छूट गया पर किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स के लिए कोई एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की जी, तरफ से? बिल्कुल पेरेंट्स को बिल्कुल वॉच रखना चाहिए कि और किसी भी एज से पहले कोई चीज़ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जैसे अब मोबाइल भी हो गए, कार्स हो गए, एक सर्टेन एज के बाद ही बच्चों को जो है उनको वो चीज़ें देनी चाहिए, जो भी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं। और बिल्कुल ये केसेस में भी जहाँ पर माइनर द्वारा जो एक्सीडेंट होता है, जो भी वो अगर रैश ड्राइविंग में या किसी भी कारण से किसी को डैमेजेस कॉज किया, तो उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी में जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सेक्शन 199 ए में जो है जो ओनर ऑफ द व्हीकल और जो गार्डियंस होते हैं उनको डैमेजेस जो है भरना पड़ता है, उसमें जो भी विक्टिम को देना है उसको। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैंने यही कहा कि किसी भी बच्चों को जो है किसी एज से पहले जो उनकी एज लिमिट है और जिस एज में कोई चीज़ देनी चाहिए उसी एज में उनको देना चाहिए। उससे पहले कोई भी चीज़ होगी तो हार्मफुल है वो। कुछ सालों पहले वो पुणे का पोर्शा केस हुआ था, उसमें 300 वर्ड का ऐसे लिखवा के वो छोड़ दिया उसको। ये पर ये सही है, किसी की जान गई है वहाँ पे और तुमने 300 वर्ड का ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया बंदे को। क्योंकि वो अंडर एज था लड़का और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के चलते जो है जुवेनाइल बोर्ड के पास उसका मैटर था। और बिल्कुल जब वो केस बोर्ड के सामने गया और जब जुवेनाइल बोर्ड ने उसको ऐसे लिखने का जो सज़ा दी और एक दिन में उसकी बेल हो गई, तो फिर जो पूरे सोशल मीडिया पर जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके बाद ही जो है सारा वो ऑर्डर वापस रिवर्स हुआ। और उसके बाद जो है आज मेरे ख्याल से कितने सालों बाद वो अभी जो है बेल पे बाहर आया। हाँ, तो कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया अच्छा काम भी करती है और कई बार अच्छा है कि सोशल मीडिया जो हम भी करती है। तो सोशल मीडिया के जो क्रिटिसिज्म के बाद ही जो है कि वो जुवेनाइल बोर्ड ने अपना जो ऑर्डर था वो चैलेंज हुआ रिवीजन कोर्ट में और उसके बाद जो है फिर उसको वापस जेल भेजा गया। और प्रोसिक्यूशन ने भी क्लेम किया कि वो कॉन्शियस मतलब उसको एज अ अडल्ट ट्राई किया जाए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन केस आज भी चल रहा है और काफ़ी सालों बाद उसका बेल हुआ। पर वो मैंने देखा था कि वो उसने शायद अल्कोहल लिया था तो उस टाइम पे। तो वो अल्कोहल लिया तो वो भी एक गुनाह ही हो गया कि आप एक तो नाबालिग हो और ऊपर से अल्कोहल भी ले रहे हो। तो जहाँ तक मैंने देखा जो होटल में वो पी रहा था तो वो होटल वाले को तो सज़ा हो गई, उसका होटल बंद हो गया या जो भी उसको सज़ा हुई होगी, ये मैंने देखा था। तो पर उसको सज़ा अभी तक क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लग रही है, उसको सज़ा क्यों नहीं हो रही है? अगर वो नाबालिग है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, समझो वो 17-18 साल का है और वो केस चलते चलते वो बालिग हो गया, तो उसको नाबालिग वाली सज़ा मिलेगी या बालिग वाली सज़ा मिलेगी? नहीं, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस उसकी क्या एज थी अच्छा। वो मैटर करता है और ओके। उसी हिसाब से जो है केस ट्राई होता है। भले ही और केस चलते चलते वो मेजर हो जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस अगर वो माइनर था तो केस जो है वो जुवेनाइल बोर्ड के पास ही वो केस चलता है। और वो जो पुणे पॉश केस जो है वो बच्चे का, तो हाँ बिल्कुल कि इसमें जो रेस्टोरेंट जो है मैनेजमेंट वो भी रिस्पॉन्सिबल तो है बिल्कुल कि आप माइनर्स को लीकर कैसे सर्व कर रहे हो। तो क्या है ना कि कहीं न कहीं ये सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। कहीं न कहीं जो पैसे वाले के जो बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी फ़ेवर कर ही जाता है। इसके लिए सारी चीज़ें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसमें। अभी जो रिसेंटली ये कॉमेडी शो में अभी 370 बिरयानी वाला केस हुआ, वो लड़की की तो पूरी उसने इज्जत ही उछाल दी। और दो देखा मैंने सोशल मीडिया पे, वो लड़के ने बोल दिया उसको, लाइक उसको तो सज़ा मिल गई, उसको जॉब से निकाल दिया वगैरह वगैरह। और वो जो कॉमेडी शो है उसमें जो ऑडियंस बैठती है वो तो हंस रही है, पर लॉजिकली देखा जाएगा तो जो सोशल मीडिया पे बाहर ऑडियंस बैठी है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि सब पागल लोग बैठते, कोई भी बात पे हंसते हैं। बाहर जो बैठे उससे पता चलता है कि ये सब नॉनसेंस बातें की जा रही है, और जो हंस रहा है वो भी, लड़की भी हंस रही है, लड़का भी हंस रहा है। अब दूसरे केस पे आते वापस, ये केतन अग्रवाल जो है इसके मर्डर केस पे आते, तो आप भी देखो, एक डेंटिस्ट थी जिसने, मतलब एक डेंटिस्ट थी और प्लस एक दो और लड़कियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे उसको लेकर है ना हंसी मजाक उड़ा दिया था कि बॉयज, लड़के लोग की हालत ख़राब है, लड़के लोग का जीना मुश्किल हो गया ऐसे करके। तो उसको कुछ नहीं हुआ, उसने एक 370 की बिरयानी बोली तो वो लड़के के साथ हो गया, पर वो लड़कियां, और फिर बाद में वो डेंटिस्ट एसोसिएशन ने उसको जॉब से निकाल दिया। पर तभी वो माफ़ी मांगने लग गई कि मैंने ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला। तो वो लड़की पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कैसा हो गया है कि अगर हम कॉमेडी शो की बात करें तो बहुत
चीज़ें ना नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने। मतलब पहले मतलब अगर हम मिलेनियंस की बात करें, आई एम अ मिलेनियन, तो अगर हम किसी कॉलेज में अगर किसी लड़की के सामने समझो कोई एक गलत शब्द निकल भी गया तो हम सोचते थे बोलने के लिए। बट अगर आप कॉमेडी शो में देखो किसी भी वो स्टैंड अप कॉमेडियंस के उसमें उसमें लड़कियां भी बैठी रहती हैं और उनके सामने माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कर रहे हैं, और मतलब वल्गैरिटी को एकदम नॉर्मलाइज करते वो उस उसको एज अ जोक प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये भी चीज़ मैंने देखा कि कुछ लोग इस पे सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में गालियाँ दो तो तुमको चलता है, पर हिंदी में गालियाँ दो तो तुमको वल्गर लगता है। पर उनको मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूँगा कि हमारा कल्चर ही नहीं है ये सब। हमारा कल्चर बहुत सांस्कृतिक है। तुमको इंग्लिश और हिंदी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कैसा हो गया है कि लोगों आजकल की युवा पीढ़ी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है कि उनके सामने माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। उनके सामने ही वल्गैरिटी का इस्तेमाल करके वल्गैरिटी का सहारा लेके जो है जोक मारे जा रहे हैं। मतलब अगर आपको ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए अगर तुमको वल्गैरिटी का सहारा लेना पड़ा, दैट मीन्स यू आर नॉट अ कॉमेडियन। तो और दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो फेमिनिज्म की बात की जाती है और उन्हीं लड़कियों के सामने माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, तब उनको नॉर्मल लगता है वो चीज़ें। तो फिर फेमिनिज्म कहाँ गया तुम्हारा? और ऐसा भी है ना कि ये लोग प्रमोट भी कर रहे हैं उस चीज़ को, वो पैसे दे रहे हैं कि ये सब कहानियां बताने के लिए, तो वो चीज़ प्रमोट हो रही है, वो चीज़ गलत हो रही है ना, वो जी चीज़ें भी। बिल्कुल, बहुत से चीज़ों को इसको बोलते हैं ना रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। खासकर इन कॉमेडियंस को जो कॉमेडी के नाम पर जो वल्गैरिटी परोस रहे हैं, इसको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है और सरकार इस दिशा में भी कदम उठा रही है। बिल्कुल। गवर्नमेंट का सबसे फास्टेस्ट काम है कि नो पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी रहती है उसको फट से उठा लेना। पर गवर्नमेंट वो काम जब सबसे फास्ट कर सकती है तो बाकी काम क्यों स्लो करती है? जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने की बात होती है, जहाँ फास्ट रेवेन्यू होता है, वहाँ काम फास्ट होता है। क्योंकि जहाँ पर नो पार्किंग से गाड़ी उठाकर फाइन मारना, सिग्नल जंप कर दिया उस पर फाइन मारना, ये सब बहुत रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है सरकार के लिए। तो बिल्कुल वो उनके लिए प्रायोरिटी है। और जहाँ पर ह्यूमन बॉडीली जो ऑफेंसेस होते हैं उसको लेकर तो फिर वो पूरा ट्रायल का प्रोसेस है, क्योंकि किसी आदमी को सज़ा देने की बात है तो वहाँ पर तो टाइम लगेगा। और जहाँ सिर्फ फाइन मारने की बात है तो वो तो फास्ट काम होना ही है फिर। और अभी एक हाल ही में एक इंसिडेंट भी हो रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी को एक ड्राइवर ने उनको बहुत मारा। क्यों? बिकॉज कि उनको सिविक सेंस सिखा रहा था वो बंदा। थाने का ये मामला है जहाँ पर एक ड्राइवर के साथ एक क्वेरल हो गया था उस बूढ़े आदमी का, बुजुर्ग का, और उसने यही बोला था, कुछ कचरा कर रहा था उसको लेकर और थूक रहा था वो। हाँ, हाँ। थूक रहा था शायद। और थूकने को लेकर जो है उन दोनों के बीच में जो है क्वेरल हुआ और वो जो ड्राइवर है उसने बुरी तरह उसको मारा, जिससे उसका फ्रैक्चर भी हो गया। और इस मामले में जो है हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने जो है इंटरवीन करके पुलिस को डायरेक्शन दिया कि उसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस 307 भी उसमें लगाया जाए। तो जब सरकार के नज़र में आता है तो सरकार स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस देती है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या किसी का बैकग्राउंड देख के उसको न्याय मिलेगा? मतलब आप पॉडकास्टर हो, लेकिन मैं एज अ आज गेस्ट के रूप में ये एक सवाल ये मेरा है आपकी चैनल के माध्यम से कि क्या व्यक्ति का बैकग्राउंड देख के या व्यक्ति कितना फाइनेंशियली साउंड है इसको देखकर न्याय होगा? क्योंकि सिया गोयल केस में जो केतन अग्रवाल का मर्डर केस है वहाँ पर सरकार ने जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केस को भेजने का डिसीजन लिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा। और साथ साथ में जो इस देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सिटिंग एमपी ऑफ राज्यसभा उज्जवल निकम, एडवोकेट उज्जवल निकम, इनको जो है स्पेशल पीपी अपॉइंट किया गया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब नालासोपारा लोकल में जब विरार का जो एक लड़का था 22 साल का जो युवक जिसका दरवाज़ा बंद करने के मामले में जो है एक लड़के ने जो चाकू मार दिया, उसमें अभी तक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है केस चलाने का कोई भी सरकार ने डिसीजन लिया नहीं है और ना ही कोई ऐसे सुप्रसिद्ध स्पेशल पीपी को अपॉइंट किया गया है। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों के मन में एक प्रश्न निर्माण ज़रूर करती है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड देख के, फैमिली बैकग्राउंड देख के क्या कोर्ट मतलब सरकारें निर्णय लेगी। मैंने देखा है नेताओं की जो रैली होती है उसमें बहुत सारे यंग जनरेशन पीछे होते हैं, सब कुछ भी हो जाए वो मतलब
मतलब किसी से भी भीड़ ना हो या कुछ भी हो, मतलब कोई भी रैली, मतलब मैं सिर्फ नेताओं की नहीं बोलता, कोई भी प्रदर्शन हो या कुछ भी हो, तो उसमें जो क्राउड होता है, तो मैं तो टीवी में देखता हूँ अक्सर, मैं तो नहीं जाता कभी वहाँ पे। तो कुछ ऐसे है ना, होता है कि वो पुलिस वाले उनको लेके डाल देते हैं वैन के अंदर, पुलिस वैन के अंदर, और वो उनका जोश जल्लोश फिर भी जारी रहता है। तो वो जब वो रोड पे हैं और उसके बाद में जब वो अंदर चले जाते हैं वैन में, और तो उनको क्या पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है या फिर उसको थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाता है? नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रोटेस्ट जो कॉल करती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो परमिशन, बाकायदा परमिशन लेके करती है। तो परमिशन लेके अगर प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं तो उसमें तो पुलिस उठा के लेकर नहीं जाएगी, अनलेस एंड अनटिल उस जगह पे कोई ऐसा राइट कमिट हुआ है या तोड़फोड़ कमिट हुई है या कुछ ऐसा ऑफेंस किया गया है, तो फिर जो है जो पुलिस इंटरवीन करके उनको ले जाके पुलिस स्टेशन लाके और जो भी उनको एफआईआर रजिस्टर करनी है वो करेगी। कई बार ऐसा होता है कि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कॉल होता है, तो फिर उस मामले में पुलिस तुरंत इंटरवीन होती है, उनको लेकर जाती है, अनलॉफुल असेंबली के सेक्शंस के तहत उन पर जो है एफआईआर दाखिल करती है, एफआईआर लॉन्च करती है, और फिर उसके बाद जो भी उनकी कार्रवाई वो करती है। लेकिन अगर कई बार ऐसा है कि परमिशन लेके अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर उस प्रोटेस्ट में समझो, फॉर एग्जांपल अगर अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में और उसके दफ्तर में घुसने की अगर कोशिश करे, तो वहाँ पुलिस फिर इंटरवीन कर लेती है, उनको उठा के लेकर जाती है, फिर वो तो थोड़ी देर बाद छोड़ देती है पुलिस। तो उनका वैसा कुछ होता नहीं है कि नहीं नहीं प्रॉपर नहीं नहीं, केस वगैरह कुछ होता वो नहीं है? एक ये तो बस एक स्टंट होता है, पॉलिटिकल स्टंट है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के नाम पे, डेवलपमेंट करने के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। और हमारे मुंबई की बहुत, अगर पहले बहुत टाइम पहले देखें ना, तो हमारे मुंबई की मैक्सिमम 30 डिग्री तक जाता था, अभी तो 50 डिग्री प्लस जा रहा है कभी कभार। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, तो क्या ये ज़रूरी है? अगर हम ही नहीं बचेंगे तो फिर ये सब का करना क्या है? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज को लेके सबसे बड़ा फैक्टर जो है ट्रीज़ कटिंग ही है, और उससे बड़ा फैक्टर जो है मैंग्रोव्स कटिंग है, जो इल्लीगल मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। और वो ज़्यादा करके जो बिल्डर लॉबी जिसमें इन्वॉल्व है, तो इसको लेकर जो है बहुत अभी पॉलिटिशियंस ने ये सोचना होगा कि आप डेवलपमेंट के नाम पर, जब तक अगर ये सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा, ये एनवायरनमेंट अगर सस्टेन नहीं करेगा, तो आप ये डेवलपमेंट का क्या करोगे आने वाले समय में? क्योंकि जब अगर मैंग्रोव्स को जिस पैमाने पे काटा जा रहा है, मैंग्रोव्स पानी को ग्राउंड लेवल पे जो है वाटर को होल्ड करके रखता है और फ्लड्स से भी जो है शहर को बचाता है। मैंग्रोव्स इतना इम्पोर्टेंट वो पेड़ है, और लेकिन बड़े पैमाने पे जो है मैंग्रोव्स को काट काट के जो है वहाँ पर इलीगल डेब्रिस की फिलिंग करके जो है उसको पिल्थ लेवल पर लाकर फिर वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये बहुत हार्मफुल है शहर के लिए, सिटी के लिए, देश के लिए। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही सस्टेनेबल नहीं रहेगा तो आप फिर डेवलपमेंट का करोगे क्या? कोई रहेगा ही नहीं रहने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट भी सेम मिली हुई रहती है बिल्डरों के साथ? वो डिपेंड करता है कि बिल्डर का वर्थ कितना है, उस पर डिपेंड करता है वो। क्योंकि गूगल मैप का ही बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत लोगों ने डाला है कि 2 साल पहले गूगल मैप ये ऐसे दिखता था, अभी 2 साल बाद उसी गूगल मैप पे दिखाया जाता है कि वो पूरी जगह बंजर हो चुकी है, ऐसा हो गई है। तो गवर्नमेंट को तो सब पता ही है, तो गवर्नमेंट को तो पता है, तो सब गवर्नमेंट के अंडर ही हो रहा होगा जी, सब। कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना कि वो डिपेंड करता है कि किस बड़े पैमाने पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। अगर छोटे लेवल पे समझो, अगर 500 फुट पे हो रहा है, तो वो सरकार को नहीं पता होता, वो अधिकारियों को पता होता है वो सारी चीज़ें। कि हाँ, जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, अगर मैंग्रोव्स पे है हो रहा है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है उनको पता होता है कि कहाँ पर मैंग्रोव्स को इलीगली कट करके डेब्रिस की फिलिंग करके कहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अगर 100 एकड़ 200 एकड़ पर अगर हो रहा है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि सरकार को ये चीज़ें पता होती है। तो ये जो छोटे अमाउंट में हो रहा है, तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता? ये बिल्कुल होता है। जो एक्शन कैसा है कि डिपार्टमेंट कभी खुद से कुछ नहीं करता है। आपके जैसे, हमारे जैसे जो जागरूक नागरिक होते हैं, ठीक है, जो अलर्ट सिटीजन्स जो होते हैं, वही जो है इसको लेकर जो है परस्यू करते हैं ऐसे मामले को लेकर, तब जो डिपार्टमेंट है नींद से जागती है और फिर जो है कार्रवाई करती है। पुलिस के पास ज़्यादा पावर है या फिर नेताओं के पास ज़्यादा पावर है? अगर आप लॉ के हिसाब से देखो तो पुलिस के पास ज़्यादा पावर्स है। पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट एनी पावरफुल पर्सन, बट
डिपेंड करता है कि सामने पावरफुल पर्सन कौन है, कि सिर्फ एक एमएलए है या एक मिनिस्टर है। तो सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। अगर पुलिस को बोल दिया जाए, फुल ओपन फ्री हैंड दे दिया जाए, तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम ही ठीक कर देंगे वो जी लोग। बिल्कुल, अगर पुलिस को अगर सही तरह से अगर अधिकार तो उनके पास है ही, लेकिन अगर उनको सही तरह से काम करने के लिए अगर मोटिवेट किया जाए और करप्शन फ्री पुलिस डिपार्टमेंट अगर हो जाए, तो इस शहर की एक चप्पल तक चोरी नहीं होगी। बहुत बहुत सही बोला आपने। और मैं देखता हूँ हमारी जो मुंबई पुलिस है हमारे, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, वो बेचारे पुलिस वाले भीग के रोड पे खड़े हैं और सेवा कर रहे थे कि उनकी ड्यूटी उनको करना है। तो वो कहीं न कहीं मैंने देखा, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर कहीं न कहीं वो कुछ ऐसे बंधनों में भी बंधे हुए, जिस वज़ह से वो खुल नहीं पाते, अपना प्रॉपर राइट और अपना पावर यूज़ नहीं कर पाते। तो आपने बहुत सही बात बोली कि अगर उनको अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, तो एक, मुझे लगता है, ₹1 का सिक्का तक चोरी नहीं होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि अगर पुलिस को एक करप्शन फ्री अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट बन जाता है और ईमानदारी से अगर अपनी ड्यूटी निभाए, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि इस दे मतलब क्राइम फ्री सिटी आराम से बनकर ये सिटी रहेगी। पर क्या होता है ना कि इसमें दोनों ही ज़िम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट भी ज़िम्मेदार है कहीं न कहीं, और जो पॉलिटिशियंस हैं, सिस्टम है, वो भी इसमें ज़िम्मेदार है। तो इसके चलते वो अगर अगर एक पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला अगर अपना काम करने का सोचता भी है, तो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स जो है वो उसको दबा देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अल्टीमेटली जो है एक आईओ ही करता है। और उसमें भी क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट का जो है सीनियर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अगर उसको दबा दे, तो वो भी बेचारा जो है फ्री माइंड से और फ्री हैंड से काम नहीं कर पाता। तो बोले ना कि सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस है, जो सरकारें हैं, उनका भी इतनी जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट की भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर आपको कानून में कोई ऐसा लॉ लाने का मौका मिले कभी, तो आप ऐसा कौन-सा लॉ लाना चाहोगे? जिससे बच्चों से लेके बड़ों सबका भला हो जाए और कुछ लोग जो है अपनी लाइन पे आ जाए और सुधर जाए? अगर मेरे पास अगर ये समझो पावर आए कि मुझे कोई एक सिंगल चेंज करना हो लॉ में, तो मैं डेथ पेनल्टी को जो है पब्लिकली एग्जीक्यूशन का ये लाऊंगा लॉ। क्योंकि कैसा है कि जब आप अगर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस देखोगे, तो जो सज़ा भी दी जाती है, जो भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर 10 साल की सज़ा हो, 7 साल की सज़ा हो, ये सज़ा क्यों दी जाती है? रिफॉर्मेशन के लिए, कि उस आदमी को सुधारने के लिए दी जाती है। और जो आदमी इस समाज में रहने लायक नहीं रहता, उसने ऐसा ऑफेंस किया है, तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, वो जेलों में हो रहा है। मतलब अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, वो जेल में बंद है, 10 साल की सज़ा वो जेल में बंद है, और किसी को अगर डेथ पेनल्टी भी मिल रही है, फांसी की सज़ा, तो वो भी जेल के अंदर ही दी जा रही है। तो ये समाज के मन में फियर कैसे आएगा? क्योंकि ये जो आरोपी भी जो है, जो एक्यूज है, जो इस तरह के ऑफेंसेस कर रहे हैं, माइनर बच्ची पे जो रेप कमिट कर रहे हैं, वो ये इसी समाज से लोग हैं। वो कोई जंगल से तो आए नहीं है, सिविलाइज्ड सोसाइटी से ही आए। तो ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के मन में अगर डर निर्माण करना है, तो जो सज़ा मिलती है, जब तक वो समाज अपने आंखों से नहीं देखेगा, तब तक उनके मन में डर निर्माण नहीं होगा। जब वो अपने आंखों से देखेगा कि हाँ, पब्लिकली बीच चौराहे पर उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है कि उसने ये ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, हाँ, उसको पूरा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद, उसको पूरा डिफेंस देने के बाद, क्योंकि किसी निर्दोष को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो उसको पूरा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद, सारे डिफेंस देने के बाद, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, किसी माइनर पर रेप किया है, ब्रूटली रेप किया है, मर्डर किया है, तो अगर वो एग्जीक्यूशन जो है डेथ पेनल्टी का, फांसी की सज़ा पब्लिकली होगी, तो ये समाज उसे अपने आंखों से देखेगा। क्योंकि क्या होता है कि डर तभी लगता है जब आप अपने आंखों से देखते हो। जो चीज़ अपने आंखों से देखते नहीं, उसका डर ही नहीं लगेगा। तो जब वो अपने आंखों से देखेंगे, तब उनके मन में ये डर निर्माण होगा कि हाँ, कभी हमने भी ऐसा अपराध किया तो हमें भी यही सज़ा मिलेगी, और सबके सामने मिलेगी। उसका परिवार देखेगा, समाज देखेगा। तो ये जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट लोगों ने देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अगर हाथ में हो, तो मैं सबसे पहले ये पब्लिकली एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी का ये कानून लाऊंगा। अभी हाल ही में श्रीगंगानगर में एक 13 साल की बच्ची का 30 लोगों ने मिलके जो गलत काम किया है, मैं
बहुत शॉक हुई ये न्यूज़ सुन के कि लोगों की मानसिकता सच में राक्षसों से भी ऊपर जा चुकी है। हम तो राक्षस को यूं ही बदनाम कर रहे, ये उनसे भी ऊपर जा चुके हैं। वो बच्ची की उम्र नहीं देख रहे, कुछ नहीं, जो बस ऑटो वाले से लेकर वो होटल, बहुत सारे लोग मिले हुए थे। जिस तरीके से ऑफेंस कमिट हो रहे हैं आज के समय में, पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना, पूरे दिन का जो उनका डेली स्केड्यूल है उस पर ध्यान रखना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। बच्ची छोटी भी है तो स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपरली सीसीटीवी सर्विलेंस में है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नीचे भी खेलने भेज रहे हो, किसके साथ खेल रहे हैं, कौन आदमी आ रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कोई कौन ऑफेंस कमिट कर रहा है आपको भी पता नहीं, और कब आपकी बच्ची जो है इन राक्षसों के हाथ चढ़ जाए आपको भी पता नहीं है। तो हर तरह से वॉच रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पूरे दिन क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या संगत में है, और किस तरह से, अगर समझो उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके साथ कन्वर्सेशन करना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। और बच्चों को गुड टच बैड टच ये सिखाना भी उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता चले कि माँ बाप बच्चों को जिस तरह से कडल करते हैं लेकिन एक दूसरा आदमी इस तरह से नहीं करना चाहिए। मॉम डैड अलग है, माता पिता अलग है, और वो आदमी जो है वो अलग है। वो भी बच्चों को दोनों के बीच में फ़र्क सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा ये इस इंप्रेशन में रहता है कि मम्मी पापा भी अच्छे करते हैं, मतलब प्यार करते, पैम्पर करते हैं, हगी करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये अंकल भी कर रहे हैं, अच्छा है। तो उनको पता नहीं होता, बच्चे मासूम हैं, तो बच्चों को इन दोनों चीज़ों में फ़र्क सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये सिर्फ आपके मम्मी पापा ही आपको करते हैं और कोई नहीं करना चाहिए, और कोई करे तो उसे नो बोलना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक कुछ 30 लोग थे जिसमें से 14 लोग ही पकड़े गए हैं, तो बाकी लोग तो अभी तक पकड़े नहीं गए। तो आपके हिसाब से सबसे बुरी दर्दनाक सज़ा क्या मिलनी चाहिए उनको? देश के कानून के हिसाब से तो सबसे जो लास्ट पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है, और वो सारी चीज़ें फैक्टर्स देखने के बाद ही जो है कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, ट्रायल कोर्ट, कि जो आरोपी है वो डिज़र्व नहीं करता है एक सिविलाइज सोसाइटी में रहना, तो इसके लिए तब वो डेथ पेनल्टी की उसको जो है सज़ा सुनाती है। जैसे जो निर्भया केस जो हुआ था उस मामले में देखो, तो ऐसे बहुत से जो हीनियस ऑफेंसेस है, तो उसमें सारे एविडेंसेस देखने के बाद, और ये है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया आरोपियों द्वारा, एक बोलते हैं ना, एक हैवानियत वाला जो कमिट किया है, जिससे वो डिज़र्व ही नहीं करता इस सोसाइटी में रहना, उसको एक चांस भी नहीं मिलना चाहिए रिफॉर्मेशन का, सुधरने का, तब जो है न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचते कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा कि जब तक आप पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, समाज देखेगा नहीं, तब तक लोगों के मन में डर पैदा नहीं होगा। क्योंकि हम जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तो एक डिटरेंट थियरी के बारे में हमको पढ़ाया जाता था, और डिटरेंट थियरी ये होती थी कि जहाँ पर जो सोसाइटी है उसके मन में फियर निर्माण हो, ऐसी सज़ा की बात उसमें की जाती है कि उनको डिटर कैसे किया जाए आरोपियों को ये ऑफेंस कमिट करने से। तो उस डिटरेंट थियरी में मुझे ऐसा लगता है कि डेथ पेनल्टी को पब्लिकली एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सो अभी बच्चों के साथ जो क्राइम होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है, उसके बाद भी ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं? मतलब इतना हिम्मत कहाँ से आती है? इतना डर ही नहीं है इनका कुछ ऐसा? देखो, जो लोग इस तरह का ऑफेंस कमिट करते हैं, अब मैं अगर हम हमारे शास्त्रों की बात करें तो गरुड़ पुराण में तो कैस्ट्रेशन का भी उसमें दिया गया है प्रावधान, कि जो इस तरह का अपराध करता है तो उसके जो जेनिटल्स है काट दिए जाते हैं। तो अभी तक हमारा कंट्री उस स्टेज पर पहुंचा नहीं है कि हम इस तरह के पनिशमेंट को जो है इसमें लॉ में अमेंडमेंट लाके जो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन एटलीस्ट डेथ पेनल्टी को तो पब्लिकली करना बहुत ज़रूरी है। और जो इस तरह का ऑफेंस कमिट करता है, ट्रायल होने के बाद, सारे एविडेंसेस देखने के बाद, और वो भी अपना केस जो है अपनी मतलब अपना इनोसेंस साबित नहीं कर पाता और दिख रहा है एविडेंस पे उसने कमिट किया है, तो उन पे तो 1% के आधा % भी उस पे जो है लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। गरीब को जल्दी न्याय मिलता है या फिर अमीर को जल्दी न्याय मिलता है? दोनों में से जस्टिस किसके साथ सबसे ज़्यादा होता है आपके हिसाब से? गरीब को जल्दी न्याय मिलता है या अमीर को जल्दी न्याय मिलता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका केस कितना हाई प्रोफाइल है
उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी गरीब के साथ ही ऑफेंस हुआ है, लेकिन वो बहुत ही चर्चित केस बन जाता है, बहुत ही मोस्ट टॉक्ड केस बन जाता है, तो उसमें जो है न्यायालय और ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मीडिया का भी उस पर ध्यान होता है, मीडिया भी डे टू डे उसको रिपोर्ट करती है, तो एक प्रेशर निर्माण होता है, एक मतलब एक रहता है जनरली कि हाँ सबका इस केस पर ध्यान है, तो वो जल्दी प्रोसेस में चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ ज़्यादा आपकी केस की चर्चा नहीं है, तो आपका भी वैसा ही जनरल केस है जो दूसरों का केस है, तो वो फिर प्रोसीजर के हिसाब से चलता रहता है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें फैक्टर्स जो है मायने रखता है कि आपके केस में क्या सरकार ने कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट किया है, एस्टेब्लिश किया है, तो उस पर आपको जल्दी न्याय मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो जनरल नॉर्मल जो कोर्ट्स चल रहे हैं, रेगुलर कोर्ट्स, उसमें आपका केस चलेगा। ये जो हमारे देश का पैसा खा के जो बाहर कंट्री में चले जाते हैं, ये लोग को तो हम पकड़ नहीं पाए आज तक। तो कहीं न कहीं इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व्ड होती है, या फिर हम सच में हमारी कमज़ोरी है कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे? अगर कोई बिलियनर इस देश से बाहर जा रहा है और वो एयरपोर्ट से सारे चेक पॉइंट्स को क्लियर करके जा रहा है, तो फिर मतलब आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि वो इस तरह से सारे क्लियरेंसेस जो है, सारे चेक पॉइंट्स पार कैसे करके जा रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि ज़रूर उसके प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाता है, जो भी उनके डेट्स है उसको रिकवरी करने के लिए। जैसे आपके सुब्रत रॉय सहारा थे, उसको भी काफ़ी जेल में रहना पड़ा, काफ़ी साल तक उन्हें रहना पड़ा, और उनके सारे एसेट्स को जो है जो बैंक्स ने जो है अटैच किए और उससे रिकवरी की, जो उनके डेट्स थे। विजय माल्या के भी काफ़ी प्रॉपर्टी को अटैच किया। लेकिन इस देश से छोड़कर भागने की अगर बात रही, तो इन्वॉल्वमेंट तो कहीं न कहीं तो दिखता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट का चेक पॉइंट सारे पार करके, क्लियरेंसेस पार करके, सिक्योरिटी चेक्स पार करके वो निकल रहा है, जबकि न्यूज़ फ्लैश हो चुकी है। डेट्स को लेकर जो है ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि इतना इसके ऊपर बैंक के साथ जो है इसने किया है, फ्रॉड कमिट किया, तो उसके लेके जो डेट्स है, फिर भी वो चला जा रहा है देश से निकल के, तो कहीं न कहीं एक प्रश्न निर्माण सरकार पे होता है। अभी वो देश के बाहर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोगों को जो है, जैसे आपने बताया विजय माल्या, तो वो लोग इंटरव्यू में तो यही बोलते हैं, आई एम नॉट गिल्टी, समबडी लाइक अदर पीपल डन दिस एंड दैट। तो हमको सब पता है कि वो कहाँ रह रहे, क्या रह रहे, क्या कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे उनको? कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, ठीक है, ऑल आर बेनिफिशियरी। अच्छा। जो भी इन्वॉल्व होता है, फिर वो भले ही कोई पॉलिटिशियन हो, अ, कोई बिलियनर हो, बैंक्स हो, सभी हो, क्योंकि इतना जो ये 100-100 करोड़ का ये जो इन बिलियनर्स को लोन भी दे देते हैं, उसके सामने उतने मात्रा में जो सिक्योरिटी में उनके प्रॉपर्टीज लेते भी नहीं है, तो एवरीवन इज इन्वॉल्व। और ये सब बिग लेवल पे। आपको क्या लगता है विजय माल्या लोन लेने जाता होगा, थोड़ी ना कोई ब्रांच पे जाके लेता होगा, वो तो बैंक के डायरेक्टर से ही मीटिंग करता है डायरेक्ट, तभी उसको 100 करोड़ 200 करोड़ के लोन मिल जाते हैं। तो ऑल आर बेनिफिशियरीज। आप किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकते कि ओनली विजय माल्या इज रिस्पॉन्सिबल, ऑल आर बेनिफिशियरीज, और सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर अभी मुझे तो नहीं लगता अभी उसका कुछ होने भी वाला है, क्योंकि लोग ट्विटर पे इस सब सोशल मीडिया वगैरह पे उसका मजाक ही बना रहे हैं हर चीज़ों का, उस रिलेटेड पैसे लेके भाग गया वगैरह वगैरह। अब होगा कि नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा, बट हाँ ये है कि जितना आपके पास पैसा होता है उतना आप अपने लीगल केसेस में इन्वेस्ट कर देते हो, और आप सक्षम होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप हर लेवल ऑफ कोर्ट से जो है अपने केस को लेकर जाने के लिए सक्षम होते हैं। फिर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर केस आप फाइट करने के लिए, भले ही लॉयर में आपको इन्वेस्ट करना पड़े, आप सक्षम हो तो आप कर सकते हो। करोड़ों रुपया भी अगर मुझे लॉयर को देना पड़े तो मैं दे सकता हूँ, केस को जो है ऊपर तक लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है और वो जनता का ही पैसा है, तो मैं खर्च करने के लिए एकदम सक्षम हूँ। तो ऐसे कौन से 3 राइट्स है जो आप बताना चाहोगे कि ये आपको पता होना ही चाहिए, जिससे आप आपका खुद का बचाव कर सको? सबसे पहले हर एक नागरिक को कंप्लेंट करना आना चाहिए। रिटर्न में अपना एक कंप्लेंट कैसे देना है, कहाँ देना है, किस तरह से देना है, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। कि क्योंकि सारा मतलब आपके साथ कुछ भी अगर अन्याय होता है, तो आपका सबसे बड़ा जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लेंट करना होता है। तो कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करना है, पुलिस स्टेशन में जाके किस तरह से देना है,
और अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हो या पुलिस वाले आपको रिस्पॉन्स बराबर नहीं दे रहे, तो मेल के थ्रू आप उस कंप्लेंट को दे सकते हैं। और उनके जो मेल आईडीज़ है वो उनके वेबसाइट्स पे सब अवेलेबल होते हैं। जो जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है, तो उस शहर का जो है वेबसाइट पुलिस का बना हुआ रहता है, तो आप उस पे जाके जो है पुलिस स्टेशन का जो है मेल आईडी जो है आपके जो पुलिस स्टेशन नियरेस्ट लगता है उसका मेल आईडी अवेलेबल होता है, और आप मेल के ज़रिए भी अपना कंप्लेंट जो है दे सकते हो। और सबसे पहले नागरिक को कंट्रोल रूम के नंबर की भी जानकारी रखनी चाहिए कि कोई आपके सामने दिख रहा है कि कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, तो इमीडिएटली कंट्रोल रूम को फ़ोन करके उनको इस ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्म करना, ताकि वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके पुलिस वाले वहाँ भेज दे। तो कंट्रोल रूम के नंबर की भी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। आजकल जो युवा पीढ़ी है, इनको क्रोध बहुत आ रहा है, इनका एंगर पे कंट्रोल ही नहीं है। तो छोटा बड़ा कोई भी ऐसा गुनाह वो सोच भी नहीं रहे करने के पहले, वो सीधा कर दे रहे, या मर्डर हो, किसी को धक्का मारना हो ब्रिज से या पहाड़ से, कुछ भी नहीं, किसी का मर्डर करना, किसी को दफनाना हो, कुछ भी, वो अपने फुल प्रूफ प्लान कर ले रहे, इतना गुस्सा उनके दिमाग में। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, इनके माइंड के कंट्रोल पे कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल। जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी का जो मेंटल स्टेट होते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में एंगर मैनेजमेंट का जो है ये कोर्स अब कंपलसरी करने का समय आ गया है, ताकि जो लोगों का अपने गुस्से पे कंट्रोल रहे, काम रहे, कंपोज रहे, हर सिचुएशन को जो है कामली उसको फेस कर सके। तो एंगर मैनेजमेंट अभी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़रूरी हो गया स्कूलों में इसको सिखाने का। और पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर बच्चे को आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी बात बहुत बड़ी नहीं होती है। आप हर चीज़ को शांति से भी बात करके सॉल्व कर सकते हो। आप हर चीज़ में आपको ज़ोर से चिल्लाना, ये इसमें मुझे लगता है कोई चीज़ का समाधान नहीं है। एक छोटी-सी बात को बहुत बड़ा तुल देकर उसे बहुत बड़ा अंजाम की ओर हम लेके जाते हैं। तो कहीं न कहीं शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल, माँ बाप ने भी जो है अपने बच्चों को एंगर मैनेजमेंट को लेकर जो है उनको टीचिंग्स देने की आवश्यकता है, उन्हें सिखाने की बहुत आवश्यकता है। और साथ साथ में कई बार ऐसा हो रहा है कि माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं, उसको देखकर बच्चा भी सीख रहा है उसी तरह वही गुस्सा करना, उस तरह से ही चिल्लाना और बिहेव करना। तो माँ बाप ने भी अपने आप को भी जो है उस पर इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, और साथ साथ में बच्चों को भी इस तरह की टीचिंग्स देने की आवश्यकता है कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किसी भी सिचुएशन को वो आगे बढ़े नहीं, वो खींचे नहीं, तो उसको किस तरह से उसी उसी पॉइंट पर छोड़ दिया जाए, उसकी टीचिंग्स देना बहुत ज़रूरी है। सही गलत में डिफरेंस समझाना बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है बचपन से ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि बड़े होने तक वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल बिल्कुल कर बेसिक पाएँगे। टीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो ये घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। फिर उसको जब है स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट करने की, ये अलग से कोर्स देने की आवश्यकता है, तभी जो है एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्राइम रेट थोड़े कम हो जाएँगे मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल है। जी। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडर सेशन। आपके साथ बात करके हमारी बहुत सारी कानून से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। एक कलाकारी रैपिड फायर हो जाए, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलेगा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरोपी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कटघरे में खड़े रखने की ताकत है। कानून की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लो नंबर ऑफ जजेस ओवर पेंडिंग केसेस। न्याय या दया? इंपॉर्टेंस किसे देना चाहोगे? न्याय, क्योंकि जब आप न्याय करते हो, किसी पीड़ित को न्याय मिलता है, तो उसी के साथ जिस आरोपी को सजा मिलती है वो उस पर एक दया भी है, क्योंकि उसे सुधरने का मौका मिलता है। एक शब्द में भारतीय न्याय व्यवस्था। सत्यमेव जयते, गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। कानून अंधा है या कभी कभी चुनिंदा है? अंधा इसलिए है क्योंकि वो अपने सामने दोनों पक्षकारों को समान रूप से देखता है, और चुनिंदा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका वकील कौन है वो बहुत मायने रखता है। क्या न्याय बिक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्याय सभी के लिए समान है, न्याय की कोई कीमत नहीं है। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जब उन्हें कोर्ट में अपना केस साबित करना होता है, गुनाह साबित करना होता है। सख्त सजा या सुधार का मौका? सज़ा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर माफ़ कर दिया तो वही माफ़ किए गुनाह को एक दूसरे गुनाह को जन्म देगा। क्या नागरिक को अपने अधिकार पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेप के दोषियों के लिए सबसे उचित सजा? डेथ पेनल्टी, फांसी की सज़ा। वकील बनना या जज बनना? वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। क्या भारत में न्याय सबके लिए समान है? बिल्कुल, क्योंकि न्याय धर्म और जाति देख के न्याय नहीं करता। अगर आपको एक दिन के लिए भारत का मंत्री बना दिया जाए और आपको एक कोई बिल पास करवाने की अपॉर्चुनिटी मिले,
तो आप कानून में क्या बदलाव करना चाहोगे? मैं यही एक बदलाव करना चाहूँगा कि रेप के दोषियों को उसका गुनाह साबित होने के बाद बीच चौराहे पे फांसी की सज़ा, ताकि इस समाज में जो इस तरह का गुनाह करने का अगर सोचे भी तो उसके मन में एक भय निर्माण हो, डर निर्माण हो, ताकि वो ऐसा गुनाह करने का कभी सोच भी ना सके। सो आज का पॉडकास्ट यहीं तक था। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए थीम के साथ, नई कहानियों के साथ आप सभी के सामने। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना कलाकारी कलाकारी टॉक्स टॉक्स। को।